जीवन शक्ति और सपनों से भरपूर युवा चीन अमेरिका संबंधों के भविष्य और आशा के साथ ही विश्व के भविष्य और आशा का भी प्रतिनिधित्व करते हैं। उन्होंने आशा व्यक्त की कि चीन और अमेरिका के अधिक से अधिक युवा दोनों देशों के बीच मित्रता की मशाल थामेंगे, एक दूसरे से सीखेंगे, मिलकर प्रगति करेंगे और प्रशांत महासागर के पार मित्रता के राजदूत बनकर चीन अमेरिका संबंधों के स्थिर, स्वस्थ और सतत विकास के लिए नया योगदान देंगे। चीनी प्रधानमंत्री ली qiang ने 25 से 27 मई तक पूर्वी चीन के चरचांग प्रांत के चोशान शहर और निंगपो शहर का निरीक्षण किया। उन्होंने अहम वस्तुओं के भंडारण हब के निर्माण में तेजी लाकर विकास और सुरक्षा के समन्वित विकास के लिए विश्वसनीय गारंटी प्रदान करने पर बल दिया। ली qiang ने चोशान राष्ट्रीय तेल भंडार अड्डे, मुख्य कृषि उत्पादों के भंडारण व परिवहन अड्डे और निंगपो राष्ट्रीय वाणिज्यिक तेल भंडारण परियोजना आकर तेल और अनाज आदि भंडारण कार्य की रिपोर्ट सुनी, भंडारण संस्थापनों को देखा और परियोजनाओं के निर्माण और संचालन की जानकारी ली। स्थानीय समयानुसार 27 मई को चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के केंद्रीय पोलित ब्यूरो के सदस्य विदेश मंत्री वांग यी ने न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की उच्च स्तरीय बैठक के दौरान अमेरिकी रणनीतिक और व्यापारिक क्षेत्रों के लोगों के साथ बातचीत की। वांग यी ने कहा कि न्यूयॉर्क में उच्च स्तरीय सुरक्षा परिषद की बैठक की अध्यक्षता के दौरान सभी पक्षों ने सर्वसम्मति से चार्टर के मूल उद्देश्य की पुष्टि करने, संयुक्त राष्ट्र के अधिकार को बहाल करने और बहुपक्षवाद को कायम रखने का आह्वान किया। संयुक्त राष्ट्र को पुनर्जीवित करने की शुरुआत सुरक्षा परिषद को पुनर्जीवित करने से होती है और इसकी कुंजी स्थायी सदस्यों के बीच समन्वय और सहयोग में निहित है। इस संदर्भ में चीन अमेरिका संबंधों की दिशा महत्वपूर्ण है। तथ्यों ने सिद्ध किया है कि चीन अमेरिका संबंध द्विपक्षीय दायरे से परे हैं, जो विश्व शांति को प्रभावित करते हैं और मानवता के भविष्य से संबंधित हैं। वांग यी ने कहा कि चीनी और अमेरिकी नेताओं ने बेजिंग में एक ऐतिहासिक मुलाकात की, जहां उन्होंने चीन अमेरिका संबंधों और विश्व शांति और विकास से संबंधित प्रमुख मुद्दों पर खुलकर गहन, रचनात्मक और रणनीतिक विचारों का आदान प्रदान किया और कई महत्वपूर्ण सहमतियां बनाई। दोनों पक्षों ने द्विपक्षीय संबंधों की नई स्थिति के रूप में चीन और अमेरिका के बीच रचनात्मक, रणनीतिक और स्थिर संबंधों को परिभाषित करने पर सहमति व्यक्त की और सहयोग को मुख्य केंद्र बिंदु बनाते हुए, प्रतिस्पर्धा को सीमित रखते हुए, मतभेदों को नियंत्रण में रखते हुए और शांति को सुलभ बनाते हुए नए हुए प्रमुख शक्तियों के लिए एक साथ मिलकर सही रास्ता तलाशने की आशा व्यक्त की। अमेरिकी प्रतिभागियों ने कहा कि अमेरिका चीन संबंध आज विश्व में सबसे महत्वपूर्ण द्विपक्षीय संबंध हैं। चीनी अर्थव्यवस्था ने मजबूत लचीलापन और जीवंतता का प्रदर्शन किया है। अमेरिकी कंपनियां चीनी बाजार को लेकर आशावादी हैं और चीन में निवेश और सहयोग बढ़ाने के लिए उत्सुक हैं। चीनी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता माओ निंग ने 28 मई को नियमित प्रेस वार्ता में संबंधित सवाल के जवाब में कहा कि यूरोपीय संघ को संपूर्ण और वस्तुगत नजर से चीन यूरोपीय संघ व्यापार संबंध देखकर मुक्त व्यापार के वादे का पालन करना चाहिए। चीन यूरोपीय संघ की क्रिया पर कड़ी नजर रखे हुए है और अपने न्यायपूर्ण हितों व अधिकारों की सुरक्षा के लिए जरूरी कदम उठाएगा। ध्यान रहे, यूरोपीय संघ आयात कोटा तथा टैरिफ का प्रयोग कर चीन के प्रति असंतुलित व्यापार सुलझाने की तैयारी कर रहे हैं। माओ निंग ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार दो तरफा चुनाव है, जिसमें जबरन क्रय विक्रय नहीं है। चीन यूरोपीय संघ व्यापार का मर्म पारस्परिक लाभ है। चीन जानबूझकर यूरोप के प्रति व्यापार अधिशेष का अनुसरण नहीं करता। उन्होंने कहा कि तथाकथित खतरा दूर करना, निर्भरता कम करना और व्यापार संतुलन वास्तव में संरक्षणवाद है। ऐसे कदमों से सिर्फ यूरोपीय उपभोक्ताओं को हानि पहुंचेगी, उद्यमों की लागत बढ़ेगी और व्यवसाय की दीर्घकालिक प्रतिस्पर्धात्मक शक्ति कमजोर होगी। भारत के पश्चिम बंगाल के कोलकाता स्थित चीनी महावाणिज्य दूत शिव वेई ने 27 मई को पश्चिम बंगाल व्यापार संघों के परिसंघ के अध्यक्ष सुशील पोद्दार से मुलाकात की। इस दौरान दोनों पक्षों ने चीन भारत आर्थिक और व्यापारिक सहयोग को मजबूत करने पर विचारों का आदान प्रदान किया। श्री वेई ने कहा कि दोनों देशों के नेताओं के रणनीतिक मार्गदर्शन में चीन भारत द्विपक्षीय संबंधों में लगातार सुधार और विकास हुआ है। उन्होंने बताया कि पिछले वर्ष चीन और भारत के बीच व्यापार रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया, जबकि भारत से चीन को होने वाले निर्यात में भी उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई। चीनी महावाणिज्य दूत ने CWBTI की सराहना करते हुए कहा कि पूर्वी भारत में प्रभावशाली व्यापारिक संगठन के रूप में इस परिसंघ ने लघु और मध्यम उद्यमों के विकास तथा चीन भारत आर्थिक, व्यापारिक और सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्होंने उम्मीद जताई कि CWBTA चीन आयात निर्यात मेला
चीन अंतर्राष्ट्रीय आयात एक्सपो और चीन दक्षिण एशिया एक्सपो जैसे खुले सहयोग मंचों पर अधिक ध्यान देगा और उनका बेहतर उपयोग करेगा ताकि दोनों देशों के व्यापारिक समुदायों के बीच अधिक व्यावहारिक सहयोग को बढ़ावा मिल सके। उन्होंने कहा कि चीनी महावाणिज्य दूतावास इस दिशा में सेतु की भूमिका निभाने के लिए तत्पर है। मुलाकात के दौरान सुशील पोद्दार ने कहा कि चीन की आर्थिक विकास उपलब्धियां सराहनीय हैं, विशेष रूप से नई ऊर्जा और कृत्रिम बुद्धिमत्ता जैसे क्षेत्रों में उसकी अग्रणी स्थिति उल्लेखनीय है। उन्होंने कहा कि चीन की विकसित औद्योगिक उत्पादन प्रणाली और भारत का विशाल बाजार दोनों देशों के व्यापारिक समुदायों के लिए सहयोग के उत्कृष्ट अवसर प्रदान करते हैं। 27 मई को पाकिस्तान के प्रधानमंत्री मोहम्मद शहबाज शरीफ और ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्किन के बीच टेलीफोन पर बातचीत हुई। दोनों पक्षों ने क्षेत्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए संयुक्त परामर्श जारी रखने की बात कही। 27 मई को म्यूनिख शूटिंग विश्व कप में भारतीय निशानेबाज ईशा सिंह ने महिलाओं की 25 मीटर स्पोर्ट्स पिस्टल फाइनल में 43 अंकों के साथ स्वर्ण पदक जीता और एक नया विश्व रिकॉर्ड और जूनियर विश्व रिकॉर्ड बनाया। चीन की संस्कृति, सभ्यता और जानकारी, चीन का इतिहास, रीति रिवाज और विदेशी आदान प्रदान, सब कुछ यहाँ मिलता है। आइए चलते हैं चीन के सफर पर और शुरू करते हैं हमारा खास कार्यक्रम स्वर्णिम चीन के रंग। नमस्कार श्रोता मित्रों, आप सुन रहे हैं स्वर्णिम चीन के रंग कार्यक्रम और मैं हूं आपका मित्र पंकज श्रीवास्तव। स्वर्णिम चीन के रंग कार्यक्रम में हम आपको चीन की सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और अलग अलग क्षेत्रों की कहानियां सुनाते हैं। इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवाएंगे चीन की ऐतिहासिक कहानियों के कुछ अंश। तो अपने वायदे के अनुसार हम इस बार भी एक नई कड़ी के साथ आपके सामने उपस्थित हैं। आज हम शुरू करेंगे फेशुई नदी का युद्ध। चीन के दैनिक जीवन में यदि कोई किसी कारण से अनावश्यक आशंका, घबराहट और भयभीत होने लगे तो लोग कह देते हैं कि ये महाशय तो पेड़ों और झाड़ झंखाड़ को भी शत्रु के सैनिक समझ रहे हैं। आखिर ये मुहावरा कैसे बना? इस प्रश्न का उत्तर शेनचिन राज्य और पूर्वी चिन राजवंश के बीच हुई फेशुई नदी के युद्ध की कहानी में निहित है। सन 316 में पश्चिमी चीन राजवंश का अंत हुआ। इसके अगले वर्ष अर्थात सन 317 में इस वंश के राज परिवार के सदस्य सीमा रुई ने छांगचियांग नदी के दक्षिण में हान जाति के जमींदार वर्ग का एक नया राजवंश कायम किया और चेनखांग, वर्तमान नानचिंग को अपनी राजधानी बनाया। ये नया राजवंश जो 100 से अधिक वर्ष तक कायम रहा, इतिहास में पूर्वी चीन 317 से 420 ईस्वी तक के नाम से प्रसिद्ध है। दूसरी ओर उस काल में उत्तर चीन राजनीतिक विभाजन के एक लंबे दौर से गुजर रहा था। उस समय कुछ अल्पसंख्यक जातियों के अभिजात वर्गीय लोगों और हान जाति के शक्तिशाली सामंतों ने वांगहो नदी घाटी के क्षेत्र पर और सिचुआन में 20 से अधिक स्थानीय राज्य स्थापित कर लिए। इनमें से केवल 16 की कालावधि और शक्ति अपेक्षाकृत अधिक रही और उन्हें इतिहासकारों द्वारा 16 राज्यों के नाम से पुकारा जाता है। चौथी शताब्दी के 8वें दशक तक टी जाति के लोगों द्वारा स्थापित शेनचिन राज्य पूर्वकालीन छिन 351 से 394 ईस्वी के राजा फुचियन उत्तर चीन का अर्थात वांगहो नदी घाटी का अस्थायी रूप से एकीकरण करने में सफल हुए। इस प्रकार चीन के दक्षिण में पूर्वी चीन राजवंश और उत्तर में शेनचिन राज्य, ये दो सत्ताएं आमने सामने खड़ी हो गईं। सन 382 के अक्टूबर के एक दिन पौ फटते ही शेनचिन की राजधानी छांगान में बड़े बड़े अधिकारी और सेनापति सभी राज दरबार में एक महल के
राजद्वार के बाहर खड़े राजा फूचियन के आगमन की प्रतीक्षा कर रहे थे। वे सब पूर्वी चिन राजवंश को नष्ट करने के प्रश्न पर विचार विमर्श करने के लिए राजा द्वारा बुलाई गई एक सभा में सम्मिलित होने के लिए आए थे। सभा में उपस्थित इन वरिष्ठ राज्य अधिकारियों में से च्यूरुंग नामक सदैव राजा का ही पक्ष ग्रहण करने वाले एक खुशामदी टट्टू को छोड़कर अन्य सभी का मत था कि पूर्वी चीन के लोग अब एकता के सूत्र में बंधे हुए हैं और उसके सम्राट और अधिकारियों के मध्य घनिष्ठ संबंध भी बना रहा है। उस पर तत्काल हमला करना उचित नहीं होगा। अवसर उपयुक्त नहीं हुआ तो विजय प्राप्ति की गारंटी भी पक्की नहीं होगी। उच्च अधिकारी शी युई ने कहा, समूचे पूर्वी चीन राजवंश में एक सूत्रता और सहकारिता का वातावरण व्याप्त है। उसके पास छांगचांग नदी के रूप में दुर्जेय प्राकृतिक बाधा है और जनसाधारण इस राजवंश का समर्थन भी करते हैं। हमें उसे उपेक्षा की दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। ये सुनकर राजा फूचियन अप्रसन्न हुए और उन्होंने बड़े घमंड के साथ कहा, मेरे अधीन इतने अधिक सैनिक और घोड़े हैं कि यदि मैं सभी को अपने अपने चाबुक नदी में फेंकने का आदेश दूं, तो छांगचांग नदी का बहाव भी रुक जाएगा। तब भला पूर्वी चीन के पास अपनी रक्षा के लिए और कौन सा प्राकृतिक आवरण रह जाएगा। वे सेना भेजकर छांगचांग नदी के दक्षिण पर धावा बोल देने की अपनी राय पर अड़े रहे। ये चाइना रेडियो इंटरनेशनल है। अब आप सुन रहे हैं स्वर्णिम चीन के रंग कार्यक्रम में चीन की ऐतिहासिक कहानियों की कड़ी। सन 383 के अगस्त में फूचियन ने लगभग 6 लाख से अधिक पैदल सेना, 2,70,000 घुड़सवार और 30,000 सम्राट की अंगरक्षक सेना लेकर पूर्वी चीन राज्यवंश पर हमला कर दिया। उन्होंने शियनपेई जाति के मोरुंग छन नामक एक कुलीन राज्याधिकारी और 2,50,000 पैदल और घुड़सवारों को साथ लेकर फूरुंग को बड़ा सेनापति नियुक्त कर उन्हें हरावल दस्ते का मुखिया बनाया। फूचियन के आदेश के अनुसार छांग जाति के सेनापति याओ छांग ने सचुआन की सेना को लेकर छांगचांग नदी का अनुसरण करते हुए पूर्व की ओर कूच किया। याओचाओ और चीचाओ आदि स्थानों वर्तमान हांची व च्यांगसू की फौज को संगछंग वर्तमान च्यांगसू प्रांत के शुइचाओ से दक्षिण की ओर प्रस्थान करने की आज्ञा मिली। स्वयं फूचियन ने मुख्य सेना के साथ छांगान वर्तमान शियान से प्रस्थान किया। मार्ग पर सैनिक ही सैनिक दिखाई दे रहे थे। घोड़ों की हिनहिनाहट और डंकों की आवाज गूंज रही थी। आकाश फहराते झंडों का सागर बन गया था। धूम मचा देने वाली सैन्य टुकड़ियों, रथों, घोड़ों, रसद और युद्ध सामग्री की गाड़ियों की कतारों की लंबाई एक सिरे से दूसरे सिरे तक 100 किलोमीटर तक पहुंच चुकी थी। सितंबर में छेनछिन की मुख्य सेना ने फूचियन के नेतृत्व में शांगछंग नगर वर्तमान हेनान प्रांत के शांगछंग पर अधिकार जमाकर वहीं पड़ाव डाल दिया। फूरुंग का अग्रिम दस्ता 1 महीने बाद वायहो नदी के उत्तरी किनारे पर स्थित इंखो नामक स्थान वर्तमान आनहुई प्रांत की इंशांग काउंटी के चंगयांग कस्बे पर आ पहुंचा और उसने फेशुई नदी, वायहो नदी की एक शाखा जो वर्तमान आनहुई प्रांत की शाओशियन काउंटी की सीमा बनाती हुई बहती है, के पश्चिमी किनारे पर स्थित रणनीतिक महत्व के नगर शाओयांग वर्तमान आनहुई प्रांत की शाओशियन काउंटी केंद्र पर हमला शुरू कर दिया। छेनछिन राज्य की बड़ी सेना पूर्वी चीन के प्रदेश में प्रवेश कर लंबे लंबे दग भरती आगे बढ़ रही थी। इस समय पूर्वी चीन राजवंश के प्रधानमंत्री शोआल और महासेनापति वांगछुन दोनों ने प्रतिरोध युद्ध चलाने का अपना पक्का इरादा प्रकट किया। सम्राट शियाओती ने उनकी सलाह मान ली और शियान को युद्ध काल में सर्वोच्च कमांडर के पद पर नियुक्त कर दिया।
शीआन ठंडे दिमाग के व्यक्ति थे। वे अंधाधुंध कार्यवाही करने वाले अति उतावले व्यक्ति नहीं थे। उन्होंने चैन से प्रतिरोध युद्ध चलाने का प्रबंध किया। शेशी को अपना प्रतिनिधि बनाकर सारी फौज की कमान सौंप दी। शेशवेन को अग्रिम दस्ते का कमांडर बनाया और उन्हें नौजवान सेनापति शेयन और ह्वान ई के साथ 80,000 सैनिकों को लेकर वायहो नदी का अनुसरण करते हुए पश्चिम की ओर कूच करने का आदेश दिया और सेनापति हुपेन को 5,000 जल सैनिकों के साथ रणनीतिक महत्व वाले नगर शाओयांग की सहायतार्थ भेज दिया। उधर फूचेन अपने सैनिकों की संख्या गरिष्ठता पर गर्वीले हो रहे थे। अपनी सभी सेनाओं को एकत्रित होने के पहले ही उन्होंने फूरुंग को पूर्वी चीन की फौज पर धावा बोल देने की आज्ञा दे दी। अक्टूबर में फूरुंग ने शाओयांग नगर पर कब्जा कर लिया। उस समय इस नगर की रक्षा को सुदृढ़ बनाने के लिए आ रहे हुपेन आधे रास्ते पर ही थे। जब उन्होंने शाओयांग के पतन हो जाने की खबर सुनी तो विवश होकर पीछे हटकर अपने सैनिकों को श्याशी नामक स्थान पर तैनात किया, जहां एक ओर नदी बहती थी और दूसरी ओर ऊंचे पहाड़ थे। इस दुर्भेद्य स्थान पर टिककर हुपेन सर्वोच्च सेनापति शेशी के प्रमुख सेना की प्रतीक्षा करने लग गए। शाओयांग पर अपना अधिकार जमा लेने के बाद फूरुंग ने श्याशी पर प्रहार करने के साथ साथ लुओचेन घाट, जहां लुओशुई नदी वायहो नदी में जा मिलती है और जो आज के आन्हुई प्रांत के वायनान के पूर्व में स्थित है, तो अपने अधिकार में लाने के लिए सेनापति ल्याङछंग को 50,000 सैनिकों के साथ वहां भेज दिया। ल्याङछंग को वायहो नदी पर नाकाबंदी करने में सफलता मिली और इससे हुपेन की सहायता करने पूर्वी ओर से आए शेशी और शेशवेन की मुख्य सेना को लुओचेन घाट से करीब 12.5 किलोमीटर की दूरी पर रुकना पड़ गया। रुकावट के लिए डाली गई शेशी की सेना आगे नहीं बढ़ सकी और इस प्रकार घेराबंदी में बंधे हुपेन की जल सेना अकेली पड़ गई। इतना ही नहीं, उसका राशन भी कम होता जा रहा था। परिस्थिति बहुत खतरनाक हो गई थी। दुश्मनों को धोखा देने के लिए हुपेन प्रत्येक दिन सैनिकों को नदी के किनारे एक बालू उड़ाने भेज देता था, ताकि दूर से देखकर दुश्मनों को ये भ्रम हो जाए कि हुपेन के सिपाही चावल ओसा रहे हैं और हुपेन के पास अब तक पर्याप्त राशन मौजूद है। साथ ही हुपेन ने शेशी को पत्र लिखकर बताया, दुश्मन की शक्ति बहुत बड़ी है और हमारा राशन समाप्त होने वाला है। ऐसी हालत में आप महामहिम से मेरी भेंट हो पाना असंभव होगा। उन्होंने इस गुप्त पत्र को शेशी के सम्मुख पेश करने के लिए एक सिपाही को रात के अंधेरे की ओट में दुश्मनों की घेराबंदी से बाहर निकलने भेजा, लेकिन दुर्भाग्यवश इस सिपाही को रास्ते में पकड़ लिया गया। उस गुप्त पत्र को पढ़कर फूरुंग ने उसी रात तुरंत ल्याङछंग नगर में अपना दूत भेजकर फूचेन को रपट भिजवा दी। अब पूर्वी चीन के पास सैनिकों की संख्या कम है और राशन की भी सख्त कमी है। उन्हें पराजित करने का ये बड़ा अच्छा अवसर है। हमें शीघ्र ही उन पर धावा बोल देना चाहिए, अन्यथा वे बाहर निकलकर भाग जाएंगे। ये चाइना रेडियो इंटरनेशनल है। अब आप सुन रहे हैं स्वर्णिम चीन के रंग कार्यक्रम में चीन की ऐतिहासिक कहानियों की कड़ी। अहंकार का पुतला फूचियन अपनी विजय का आनंद बड़े मजे से ले रहा था।
फुरुंग की रिपोर्ट सुनकर वो फूला नहीं समाया। उसी दिन रात को फुचियन ने अपनी मुख्य सेना को शांगछंग में छोड़कर केवल 8000 फुर्तीले घुड़सवारों को लेकर चुपके से शाओयांग की ओर कूच कर दिया। वहां पहुंचकर उसने फुरुंग से कुछ बातें की और जल्दबाजी में निर्णय ले लिया और हमला करने के बजाय फुचियन ने आत्मसमर्पण के लिए बाध्य करने चूशुई नामक व्यक्ति को पूर्वी चीन सेना में भेजा। चूशुई पहले शांगयांग की रक्षा करने वाले पूर्वी चीन के सेनापति थे। शांगयांग के पतन के समय वे पकड़ लिए गए। अपने राजवंश में लौटकर चूशुई ने उन्हें न केवल आत्मसमर्पण के लिए फुसलाने की कोशिश नहीं की, बल्कि उल्टे छेनछिन की सेना की सच्ची परिस्थिति का शेशी के सामने परिचय दे दिया और ये सुझाव भी पेश किया। छेनछिन की सभी राहों की सेनाओं के एक जगह इकट्ठा हो पाने के पहले ही अवसर का लाभ उठाकर आपको यथा समय जवाबी हमला कर देना चाहिए। यदि हम उसके अग्रिम दस्ते को पराजित करने और उसकी फौज के उत्साह को क्षति पहुंचाने में सफल हो जाएं, तो छेनछिन की समस्त सेनाओं को पराजित करना भी कोई विशेष कठिन काम नहीं होगा। चूशुई के सुझाव पर शेशी और शेशुन दोनों ने विस्तार से विचार विमर्श किया और सेनापति लिउ लाओची को 5000 सैनिकों के साथ लुओचिन घाट पर रात्रि में हमला करने को भेज दिया। लिउ लाओची एक सुप्रसिद्ध बहादुर सेनापति थे। उन्होंने लड़ाई में छेनछिन के सेनापति लियांगछंग को मार डाला। अपने सेनापति को खो देने से छेनछिन सैनिकों में लड़ाई लड़ने का मनोबल न रहा। पूर्वी चीन की सेना ने उन्हें शीघ्र ही भगा दिया और शेशी के प्रमुख दस्ते ने लुओचिन घाट को पार कर लिया। इसके पश्चात उन्होंने फेशुई नदी के पूर्वी किनारे पर पाकुंग पहाड़, जो वर्तमान आन्हुई प्रांत की शाओशियन काउंटी के उत्तर पूर्व में स्थित है, की तलहटी में अपनी फौजें जमा दी। लुओचिन की पराजय के समाचार शाओयांग नगर तक जा पहुंचे। अब फुचियन चिंतित होने लगे। वे फुरुंग के साथ शाओयांग की चार दीवारी पर चढ़कर दूर से पूर्वी चीन सेना के व्यूह की ओर ताकने लगे। लुओचिन की पराजय के समाचार शाओयांग नगर तक जा पहुंचे। अब फुचियन चिंतित होने लगे। वे फुरुंग के साथ शाओयांग की चार दीवारी पर चढ़कर दूर से पूर्वी चीन सेना के व्यूह की ओर ताकने लगे। अपनी दृष्टि पूर्व में गड़ाने पर उन्होंने देखा कि दुश्मनों के व्यूह सुव्यवस्थित और शक्तिशाली दिखाई दे रहे थे और जब उन्होंने हवा के झोंकों के बीच उत्तर की ओर अपनी नजर दौड़ाई तो उन्हें लगा कि पूरे पाकुंग पर्वत पर सभी जगह विपक्ष के सैनिक ही सैनिक खड़े थे। ये सब उनके अनुमान से बाहर था। अचंभे में पड़कर फुचियन पीछे मुड़कर फुरुंग से बोले, देख लो, पूर्वी चीन के पास इतने अधिक सैनिक हैं। निसंदेह ये एक शक्तिशाली सेना है। तुम लोग उसे कमजोर सेना क्यों बताते हो? फिर उन्होंने आज्ञा दी, सभी सेनाएं अपनी अपनी मोर्चाबंदी पर सजग रहें और बिना मेरे आदेश के कोई भी फेशुई नदी को पार कर पूर्वी चीन सेना पर प्रहार न करे। वास्तव में पाकुंग पर्वत के ऊपर पूर्वी चीन सेना का एक भी सिपाही न था। फुचियन ने जो कुछ भी देखा था वो वास्तव में उत्तरी हवा के झोंकों से हिलते डुलते छोटे छोटे पेड़ और ऊंची ऊंची घास ही थी। क्योंकि उस समय फुचियन को दिन रात बड़ी चिंता लगी रहती थी, इसलिए भ्रम में पड़कर
उन्हें लगा कि वहां पूर्वी चीन के असंख्य सैनिक लड़ाई का अभ्यास कर रहे थे। इसी ऐतिहासिक तथ्य के आधार पर बाद में चीनी भाषा में पेड़ों और झाड़ झंखाड़ को भी दुश्मन के सैनिक समझ लेना मुहावरा बन गया। हालांकि फुचियन की सेना लुओचियन में पराजित हुई और उसका हौसला भी टूट जाने लगा। फिर भी संख्या की दृष्टि से वो पूर्वी चीन सेना से कई गुना अधिक थी। ऐसी परिस्थिति में पूर्वी चीन सेना के लिए विजय प्राप्त करने का एकमात्र उपाय यही रह गया था कि तुरंत ही निर्णयात्मक युद्ध लड़ लिया जाए। इसी उद्देश्य से पूर्वी चीन के सेनापति शेशुएन ने दुश्मनों को फुसलाने की नीति अपनाई। उन्होंने दूत भेजकर फुरुंग को बतलाया, आप सेना लेकर हमारी सीमा के यथेष्ट भीतर तक आ चुके हैं, फिर आप फेशुई नदी के उस किनारे पर मोर्चा बनाकर क्यों डटे रहे हैं? निसंदेह ये दीर्घकालीन युद्ध चलाने का तरीका है, न कि तुरंत निर्णय की लड़ाई। इसकी अपेक्षा यही अच्छा होगा कि आप अपनी सैन्य पंक्तियों को तनिक पीछे हटा लें और हमें थोड़ा सा स्थान दे दें, ताकि हम फेशुई नदी पार कर उस किनारे पर आपसे लड़कर युद्ध को शीघ्र ही निपटा सकें। फुरुंग ने पूर्वी चीन के दूत की मांग की सूचना फुचियन को दी। फुचियन ने अपने सेनापतियों के मतभेद पर ध्यान न देकर सेना को पीछे हटाए जाने की मांग मान ली। उनका मत था कि पूर्वी चीन सेना के नदी पार करते समय ही अचानक उस पर धावा बोलकर उसे पूर्णतया नष्ट कर दिया जाए। ये चाइना रेडियो इंटरनेशनल है। अब आप सुन रहे हैं स्वर्णिम चीन के रंग कार्यक्रम में चीन की ऐतिहासिक कहानियों की कड़ी। निश्चित दिवस पर फुचियन ने अपनी सेनाओं को पीछे हटाए जाने की आज्ञा दे दी। इसके पहले ही उनकी सेना में आंतरिक अंतर्विरोध चल रहा था और उसकी स्थिति भी सुव्यवस्थित न थी। जब आज्ञा के अनुसार फौज पीछे हटने लगी तो उसकी अव्यवस्था और भी अधिक गंभीर हो गई। इसका लाभ उठाकर शेशुएन ने 8000 घुड़सवारों को लेकर बड़ी तेजी के साथ नदी पार कर शत्रु पर प्रबल प्रहार कर दिया। साथ ही उपर्युक्त सेनापति चू शुई शत्रु सेनाओं के पीछे खड़े होकर जोर से चिल्लाने लगे, फुचियन की सेना पराजित हो गई, फुचियन की सेना पराजित हो गई। आसपास खड़े शेनचिन ने सैनिकों को ये सुनकर हड़बड़ी में झूठ सच का पता न चला और वे वहां से 9-2-11 हो लिए। सेनापति फुरुंग तुरंत पीछे दौड़कर इस उथल पुथल को रोकने तो आए, परंतु भागते सैनिकों की भीड़ ने उन्हें जमीन पर गिरा दिया और पूर्वी चीन के सैनिकों के चाकू के नीचे वे बेमौत मारे गए। उधर फुचियन ये सब देखकर कांपने लग गए। मारे भय के उनका रंग उड़ गया। वे भी तुरंत घोड़े पर सवार होकर तितर बितर हुए सिपाहियों के साथ जी छोड़कर पीछे भाग निकले। पूर्वी चीन के सैनिक जय जयकार करते हुए उनका पीछा करने लगे। भागते भागते एक दूसरे को रौंदकर न जाने कितने फुचियन के सिपाही और घोड़े चल बसे या घायल हो गए। पूर्वी चीन के जवाबी हमले से भाग्यवश जो सैनिक अपनी जान बचा सके थे, वे दिन रात बिना सिर मोड़े पीछे दौड़ते रहे। नवंबर में जाड़े का मौसम चल रहा था। हवा ठंडी और तेज थी। बहुत से लोग ठंड और डर से ठिठुरते हुए भूखों मर गए। ऐसी परिस्थिति में जब हवा के साथ सारसों की चिल्लाहट की आवाज फुचियन के सैनिकों ने सुनी तो उनके कान खड़े हो गए और उन्होंने समझा कि ये पीछा करने वाले पूर्वी चीन के सिपाहियों की जय जयकार होगी और वे लोग शीघ्र ही उनकी पीठ पीछे आ रहे हैं। चीनी मुहावरे, हवा का झोंका और सारस की चिल्लाहट की पृष्ठभूमि भी यही थी। भागते समय फुचियन को स्वयं भी तीर लगा। जब वे अपने सैनिकों के साथ भाग दौड़ करते लुओयांग वापस पहुंचे तो उनकी कई लाख सैनिकों से गठित बड़ी सेना में से
केवल 1 लाख से अधिक बचे खुचे सैनिक और पराजित सेनानायक ही बाकी बचे थे। उपर्युक्त फेशुई नदी का युद्ध पूर्वी चिन राजवंश और 16 राज्यों के काल में हुआ सबसे बड़ा युद्ध था। इस युद्ध में अपने बड़े पैमाने के प्रहार की शुरुआत से फेशुई नदी के निर्णयात्मक संग्राम तक कुल मिलाकर 4 महीनों में ही शेनशिन राज्य की पूर्ण पराजय हो गई। इस विजय ने पूर्वी चिन राजवंश को सुदृढ़ बना दिया। फलस्वरूप छांगचांग नदी के दक्षिण में आर्थिक तथा सांस्कृतिक प्रगति जारी रही। इसके विपरीत उत्तरी चीन में इस लड़ाई के बाद शेनशिन राज्य का शीघ्र पतन हो गया और उसका स्थान अनेक छोटे छोटे स्थानीय राज्यों ने ले लिया, जो सदैव आपस में लड़ते रहते थे। तो श्रोता मित्रों, ये था फेशुई नदी के युद्ध। तो श्रोता मित्रों, आज ये कड़ी यहीं समाप्त होती है। अगली बार हम आपके सामने एक नई कड़ी के साथ फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए अपने मित्र पंकज श्रीवास्तव को आज्ञा दें। नमस्कार। यह चाइना रेडियो इंटरनेशनल है। अब शुरू होता है पश्चिम की तीर्थ यात्रा महासागर का समय। नमस्कार दोस्तों, पश्चिम की तीर्थ यात्रा सुप्रसिद्ध चीनी उपन्यास लेकर हाजिर हूँ मैं, मैत्री शर्मा। आज की कहानी इस प्रकार है। दोस्तों, अब तक आपने कहानी में सुना कि जब राजा दानव विरोधी शरणागृह दिखा रहा होता है, तभी राक्षस के आने की आवाज आ जाती है। सभी डर कर इधर उधर भागते हैं, पर वानर शूकर और भिक्षु रेतात्मा को पकड़कर वहीं खड़ा रहता है। चलिए दोस्तों, कहानी को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं कहानी में आगे क्या हुआ। प्रेतात्मा के पास जाकर वानर ने दूर से पूछा, अरे ओ दोस्त दानव, तुम कहाँ से आए हो और उत्पात मचाने के लिए कहाँ जा रहे हो? दानव ने भी जोर से चिल्लाकर जवाब दिया, मैं अनिष्टकारी नक्षत्र अनुकूल का अग्रिम योद्धा हूँ और एक श्रृंगी पहाड़ की श्रृंगश्वान गुफा से आया हूँ। यही है मेरा परिचय। हमारे महाराज ने मुझे आदेश दिया है कि मैं स्वर्ण प्रासाद महारानी की सेवा के लिए 2 परिचारिकाओं को यहाँ से ले जाऊं। लेकिन तुम कौन हो और मुझसे सवाल पूछने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? वानर बोला, मैं स्वर्ग समकक्ष महान मनीषी सोनफुन हूँ। मैं थांग महाभिक्षु के साथ भगवान बुद्ध की उपासना के लिए इस राज्य से गुजरता हुआ पश्चिमी स्वर्ग की ओर जा रहा था। मुझे पता चला है कि तुम सब भक्तों का गिरोह यहाँ के राजा का उत्पीड़न कर रहा है। मैं अपनी वीरता पूर्ण शक्तियों के इस्तेमाल से देश में अमन कायम करने और दानवों का सफाया करने वाला हूँ। और अब तुम अपनी जान गंवाने खुद आ गए हो, जबकि मैं तुम्हें खोज ही रहा था। जब दैत्य ने वानर की बात सुनी तो उसने तो साहस के साथ अपना भाला उसकी ओर फेंका। वानर ने अपने लौह दंड का प्रत्याक्रमण किया। दोनों के बीच आकाश के बीचों बीच एक भीषण युद्ध शुरू हो गया। जब प्रेतात्मा का भाला वानर की लौह दंड के प्रहार से टूटकर 2 टुकड़े हो गया तो वह डर कर अपनी जान बचाने के लिए भाग खड़ा हुआ। उसने हवा का रुख मोड़कर पश्चिम की ओर पलायन कर दिया। वानर ने उसका पीछा करने की बजाय अपने मेघयान को भूमिगत दानव विरोधी शरणगृह के प्रवेश द्वार के सामने उतार लिया। महान मनीषी ने पुकारा, गुरुदेव, अब आप और राजकुल श्रेष्ठ बाहर आ सकते हैं। रास्ता
भिक्षुक भाग चुका है। यह सुनने के बाद ही थांग महाभिक्षु राजा को सहारा देते हुए शरण गृह से बाहर निकले। आसमान साफ था, प्रेतात्मा का कहीं नामो निशान नजर नहीं आ रहा था। राजा मेज के पास गया और मदिरा की बोतल से एक स्वर्ण चषक अपने ही हाथ से भरकर वानर को देते हुए बोला, परम पावन भिक्षुवर, कृपया हमें अपना हार्दिक धन्यवाद देने की अनुमति दीजिए। वानर ने चषक हाथों में ले लिया, लेकिन इससे पहले कि राजा की बात का जवाब देता, राजमहल के पश्चिमी दरवाजे से एक अधिकारी ने अंदर आकर सूचना दी, पश्चिमी दरवाजे में आग लग गई है। जैसे ही वानर ने ये सुना, उसने मदिरा भरा स्वर्ण चषक आसमान की ओर फेंका। मदिरा चषक धुन खनाकर जमीन पर गिर पड़ा। राजा यह देखकर इतना डर गया कि उसने वानर के सामने झुककर ये शब्द कहे, परम पावन भिक्षुवर, हमें माफ कर दीजिए, हमें माफ कर दीजिए। हमने आपके साथ अभद्रता पूर्ण व्यवहार किया है। उचित तो ये था कि हम आपको सिंहासन महाकक्ष में बुलाकर विनम्रता पूर्वक धन्यवाद देते। हमने आपकी सेवा में मदिरा चषक इसलिए पेश किया क्योंकि वह हमारे सामने पड़ा था। भिक्षुवर, क्या आपने मदिरा चषक इसलिए तो नहीं फेंक दिया क्योंकि आपने हमारे इस व्यवहार को अपमानजनक समझा? वानर ने हंसते हुए कहा, नहीं, ऐसी बात बिल्कुल नहीं है, ऐसी बात हरगिज नहीं है। कुछ ही पलों के बाद एक अन्य अधिकारी ने वहां आकर सूचना दी, महाराज अभी अभी बड़े चमत्कारी ढंग से बारिश हुई है। जैसे ही पश्चिमी दरवाजे में आग लगी, आकाश से भारी बारिश होने लगी, जिससे आग बुझ गई। सड़क पर पानी पानी हो गया है और उसमें से मदिरा की गंध आ रही है। वानर मुस्कुराता हुआ बोला, राजकुल श्रेष्ठ, जब मैंने अपना मदिरा चषक आसमान में फेंका तो आपने सोचा था कि मैं नाराज हो गया हूँ, पर आपका यह अनुमान बिल्कुल गलत था। जब प्रेत आत्मा पश्चिम की ओर भाग खड़ा हुआ तो मैंने उसका पीछा नहीं किया, इसलिए उसने पश्चिमी दरवाजे में आग लगा दी। मैंने उसने मदिरा चषक के जरिए दानव से लगाई हुई आग को बुझा दिया और पश्चिमी दरवाजे के आसपास के लोगों को बचा लिया। मेरा और कोई इरादा नहीं था। अब तो राजा पहले से भी ज्यादा खुश हो गया। वानर के प्रति इसका व्यवहार और ज्यादा सम्मान पूर्वक हो गया। उसने सांग और उसके तीनों शिष्यों को अपने साथ सिंहासन महाकक्ष में जाने के लिए आमंत्रित किया, जो इस बात का स्पष्ट संकेत था कि वह अपना राज्य उन्हें सौंपने जा रहा है। वानर ने मुस्कुराते हुए कहा, राजकुल श्रेष्ठ, जो दानव अभी यहाँ आया था उसने बताया था कि वह अनिष्टकारी नक्षत्र अनुकूलक का हिरावल योद्धा है और यहाँ से राजमहल के परिचारिकाओं को लेने आया है। यहाँ मात खाने के बाद लौटकर वह निश्चित रूप से उस अधम दैत्य को बताएगा जो हमसे लड़ने जरूर यहाँ आएगा। मुझे तो चिंता है कि अगर वह अपने दल बल के साथ यहाँ आया तो आम लोग बहुत घबरा जाएंगे और राजकुल श्रेष्ठ आप भी डर जाएंगे। इसलिए मैं चाहता हूँ कि उसे आकाश के बीचों बीच ही पकड़ लूँ और आपकी महारानी को उसके चंगुल से छुड़ा लाऊं। लेकिन मुझे रास्ता मालूम नहीं है। यहाँ से उस दैत्य की गुफा आखिर कितनी दूर होगी? राजा ने जवाब दिया, हमने एक बार अपने रात्रि गुप्तचरों की घुड़सवार टुकड़ी को यह पता लगाने के लिए भेजा था कि वहाँ क्या हो रहा है। लौटने में उनको 50 दिन से ज्यादा लगे। वह गुफा यहाँ से दक्षिण की ओर लगभग 1000 कोस दूर है। यह सुनने के बाद वानर ने कहा, शौकत, भिक्षु प्रेतात्मा, तुम दोनों यहाँ गुरुदेव की रक्षा करो, मैं वहाँ जाता हूँ। राजा ने उसकी बाह पकड़कर कहा, एक दिन और इंतजार कीजिए परम पावन भिक्षुवर। जब तक हम आपकी यात्रा के लिए कुछ सूखे खाद्य पदार्थों का इंतजाम न कर लें, तब तक मत जाइए। हम आपको इस यात्रा के लिए एक घोड़ा और कुछ चांदी के सिक्के देंगे। वानर बोला, आप तो ऐसे बात कर रहे हैं कि मानो मैं पहाड़ों और घाटियों को पार करता हुआ वहां जाऊंगा। तो
अच्छी बात तो यह है कि दोनों तरफ की 1,000 कोस लंबी यात्रा मैं सिर्फ उतनी देर में पूरी कर सकता हूँ जितनी देर में एक प्याली गर्मा गर्म मदिरा ठंडी होती है। वानर का इतना कहना था कि ये सब सुनकर तो राजा एकदम चकित रह गया। उसने वानर को शाही मदिरा का चषक थमाते हुए खुश होते हुए कहा, परम पावन वृक्षवर, आपको एक लंबी और थकान भरी यात्रा करनी है। क्या मदिरा पीने के बाद आपके लिए यह यात्रा आसान नहीं हो जाएगी? किंतु महान मनीषी के मन में तो उस समय केवल दैत्य को हराने की धुन सवार थी। मदिरा पान में उसने जरा भी रुचि नहीं दिखाई। वह बोला, इसे रख दो, मैं लौट कर पीऊंगा। यह कहते ही वानर तेजी से लापता हो गया। केवल एक ही छलांग लगाकर वानर जल्दी ही एक ऊंचे पर्वत के पास जा पहुंचा जो कोहरे से ढका हुआ था। अपने मेघयान को उसने पर्वत शिखर पर उतार दिया। महान मनीषी वानर ने खुशी के साथ चारों ओर देखा। वह गुफा का प्रवेश दरवाजा ढूंढना चाह रहा था कि अचानक एक पर्वतीय उपत्यका से आग की लपटें उठने लगी। पल भर में ये लाल लाल लपटें आसमान को छूने लगी। लपटों से अनिष्टकारी धुआं उठने लगा जो आग से भी ज्यादा भयंकर था। ओह, कैसा भयंकर धुआं था! वानर इस नजारे का आनंद लेने में इतना मग्न हो गया कि उसे रेत और राख के कणों के अपनी नाक में घुसने का तब तक एहसास नहीं हुआ जब तक उसे नाक में खुजली महसूस नहीं होने लगी। उसे जोर से 2 छींकें आईं। फिर उसने पीछे की तरफ अपना हाथ फैलाकर एक चट्टान की तलहटी से 2 छोटे छोटे पत्थर उठा लिए और उनसे अपनी दोनों नथनों को बंद कर लिया। तुम्हारे कंधे पर है पूछे, मेरे हाथों में घोड़े की लगाम। आगे चलते हैं हम पश्चिम की ओर, सूर्यास्त से सूर्योदय तक। रास्ते में मुकाबला करते हैं दैत्यों और दानवों के साथ। फिर आगे चलते हैं हम पश्चिम की ओर, साल दर साल करते हैं पवित्र यात्रा बड़े साहस के साथ पश्चिम की ओर। तो दोस्तों, आज की कहानी यहीं तक। आगे की कहानी लेकर मैं मैत्री शर्मा फिर हाजिर होंगी। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।用你的母语学汉语，每日汉语。 मातृभाषा में चीनी सीखें, रोजमर्रा की चीनी भाषा। 用你的母语学汉语，每日汉语。ये जना रेडियो इंटरनेशनल है। श्रोता दोस्तों को शादान का यार प्राप्त नमस्कार। दोस्तों को राकेश वत्स का भी नमस्कार। राकेश जी, हमने अब तक जो बात सीखे हैं आपको कैसा लगे? क्या आपको चीनी भाषा बोलने में उनसे मदद मिली? जी हाँ, जरूर मदद मिली है। आज के पाठ के मुख्य वाक्य। 哪儿有网吧？ इंटरनेट कैफे कहाँ है? 你有自己的博客吗？ क्या आपका अपना ब्लॉग है? 你的邮箱地址是什么？ आपका ईमेल पता क्या है? 我忘记密码了。 मैं पासवर्ड भूल गया।
शाओथांग जी, हालांकि हर एक व्यक्ति के पास कंप्यूटर नहीं है, पर इससे लोगों के इंटरनेट का उपयोग करने पर असर नहीं पड़ता, क्योंकि हर जगह इंटरनेट कैफे है और सस्ता भी है। जी हाँ, यह बात तो सही है। इंटरनेट कैफे को चीनी भाषा में कहते हैं वांगपा। वांगपा, वांग इंटरनेट, वांग, पा कैफे, पा, वांगपा। वांगपा, इंटरनेट कैफे। यदि आपको इंटरनेट कैफे नहीं मिल रहा हो तो आप किसी से पूछ सकते हैं, नार यो वांगपा, इंटरनेट कैफे कहाँ है? नार यो वांगपा, नार यो यानी कि कहाँ है, नार यो वांगपा अर्थात इंटरनेट कैफे, वांगपा, नार यो वांगपा। नार यो वांगपा, इंटरनेट कैफे कहाँ है? सुने आज के बाद की पहली बातचीत। नार यो वांगपा। 我们学校东南角就有一个。 मुझे इंटरनेट पर एक बहुत अच्छा ब्लॉग मिला जो चीनी भाषा सीखने से संबंधित है। आजकल ब्लॉग लिखना बहुत लोकप्रिय हो गया है। हम चीनी भाषा में ब्लॉग को बोख कहते हैं। बोख बहुत आसान है। शाओथांग जी, क्या आपका अपना ब्लॉग है? नहीं, लगता है कि मैं फैशन नहीं पकड़ सकती, पर एक हफ्ते के बाद आप मुझसे ये सवाल पूछें तो शायद मेरा जवाब दूसरा होगा। अच्छी बात है। 你有自己的博客吗? क्या आपका अपना ब्लॉग है? 你有自己的博客吗? 有 यानी कि होना, 有自己的 अपना 自己的博客 blog。博客。你有自己的博客吗？你有自己的博客吗? क्या आपका अपना ब्लॉग है? आइए सुने आज के बाद की दूसरी बातचीत। 你有自己的博客吗？ 当然了，我的博客点击率还挺高的。 शाओथांग जी, मैं आपका ईमेल पता भूल गया, इसे चीनी में कैसे पूछें? आप कह सकते हैं 你的邮箱地址是什么？你的邮箱地址是什么? 你的 आपका 你的邮箱 email 邮箱地址 पता 地址是什么？ क्या है? 是什么? 你的邮箱地址是什么？你的邮箱地址是什么? आपका ईमेल पता क्या है? आइए सुने आज के बाद की दूसरी बातचीत। 你的邮箱地址是什么？ Chinese@crifm.com。 हाँ, मैं पासवर्ड भूल गया। इसे आप चीनी में ऐसे कह सकते हैं, 我忘记密码了。我忘记密码了。我 मैं 我忘记 भूलना। 忘记密码का अर्थ है पासवर्ड। ठीक है, ल वाक्य के अंत में आता है। ल 我忘记密码了。我忘记密码了。मैं पासवर्ड भूल गया। आइए सुने आज के बाद की चौथी बातचीत। 哎呀，我忘记密码了。没关系，再试一次。 आज की पूरी बातचीत सुनने से पहले हम जल्दी से आज के मुख्य वाक्य दोहराएं। पहला वाक्य, नार यो वांगपा, इंटरनेट कैफे कहाँ है? 哪儿有网吧? नार यो का मतलब है कहाँ है? 哪儿有 वांगपा इंटरनेट कैफे। 网吧? 你有自己的博客吗? क्या आपका अपना ब्लॉग है? 你有自己的博客吗? 自己的博客 अपना ब्लॉग। 自己的博客。你的邮箱地址是什么? आपका ईमेल पता क्या है? 你的邮箱地址是什么? 邮箱地址 email पता। 邮箱地址。你的邮箱地址是什么? आपका ईमेल पता क्या है? 你的邮箱地址是什么? अगर आप पासवर्ड भूल गए तो आप कह सकते हैं, 我忘记密码了。我忘记密码了。忘记密码了 का अर्थ है पासवर्ड भूलना। 忘记密码了。我忘记密码了。我忘记密码了。मैं पासवर्ड भूल गया।
अब हम आज के सारे बातचीत सुने। बातचीत एक 哪有网吧？我们学校东南角就有一个。बातचीत दो 你有自己的博客了？当然了，我的博客点击率还挺高的。बातचीत तीन 你的邮箱地址是什么？ Chinese@CIFM.com。बातचीत चार 哎呀，我忘记密码了。没关系，再试一次。 आज के पाठ की बातचीत यहीं तक। अब वे तुम भाई से चीनी संस्कृति के बारे में कुछ जानकारी लें। इंटरनेट का महत्व चीनी युवाओं में दिन ब दिन बढ़ रहा है। वे इंटरनेट से बहुत काम कर सकते हैं, जैसे इंटरनेट पर सूचनाएं जुटाना, ईमेल भेजना, ऑनलाइन पढ़ना, दोस्तों के साथ इंटरनेट पर चर्चा करना इत्यादि। अपने घर काम की जगह व स्कूल को छोड़कर कुछ लोगों को इंटरनेट कैफे बहुत पसंद है। वर्तमान में चीन सरकार इंटरनेट कैफे का सख्त प्रबंधन करती है। इंटरनेट कैफे में जाने के लिए ID कार्ड दिखाना पड़ता है। इसका उद्देश्य आपकी असली आयु देखना है, क्योंकि आम इंटरनेट कैफे अवयस्कों के लिए नहीं है। चीन में अवयस्कों के लिए विशेष इंटरनेट कैफे हैं। अगर अवयस्क इस तरह के इंटरनेट कैफे में अश्लील व हिंसा वाली वेबसाइट देखते हैं व लंबे समय तक गेम्स खेलते हैं, तो इंटरनेट कैफे के प्रबंधक उनको रोकते हैं। अच्छा, अब शायद और राकेश्वर को आज्ञा दें, फिर मिलेंगे। नमस्कार। नमस्कार। CGTN हिंदी सेवा रोजाना 5 कार्यक्रम प्रसारित करती है। हमारा पहला कार्यक्रम भारतीय समय के अनुसार सुबह 8:30 से 9:30 बजे तक, दूसरा कार्यक्रम संध्या के 6:30 से 7:30 बजे तक, तीसरा कार्यक्रम रात के 8:30 से 9:30 बजे तक, चौथा कार्यक्रम रात के 9:30 से 10:30 बजे तक और पांचवा कार्यक्रम रात के 10:30 से 11:30 बजे तक प्रसारित होता है। कार्यक्रमों के मीटर बैंड इस प्रकार है: सुबह 8:30 से 9:30 बजे 13,720 किलोहर्ट्ज, शाम 6:30 से 7:30 बजे 9,635 किलोहर्ट्ज, रात 8:30 से 9:30 बजे तक 7,225 किलोहर्ट्ज, रात 9:30 से 10:30 बजे 7,395 किलोहर्ट्ज, रात 10:30 से 11:30 बजे 1,269 किलोहर्ट्ज। अब इंटरनेट पर CGTN की हिंदी वेबसाइट भी खुली हुई है। इसे देखने के लिए हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। हमारी वेबसाइट का पता है hindi.cgtn.com।